हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है मयंक और इस वीडियो में हम लोग करने वाले रजिस्ट्रेशन बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जीएसटी का। तो इसको कैसे कवर करेंगे, सबसे पहले अपने देखेंगे किसको किसको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, फिर किसको किसको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर एंड किसको किसको एकदम ही कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन। एंड देन वी विल सी द बाइफर्केशन एंड थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे कुछ पॉइंट्स को, जैसे इंटरस्टेट सप्लाई हो गया, इस टाइप के पॉइंट को। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ माइनर पॉइंट्स एंड अमेंडमेंट भी हम लोग कवर करेंगे। इसमें अमेंडमेंट आई है, छोटू सी अमेंडमेंट है, फटाफट कवर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर जो समरी बुक आप देख रहे हो, इस समरी बुक को आप डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी लिंक है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के थ्रू ये आईडीटी चैलेंज सीरीज कंडक्ट हो रही है। ये रहा इसका लोगो @C_वीडियो। इस तरह आप चार्टर्ड एस्पिरेंट चैनल को टेलीग्राम में ढूंढ सकते हो और फिर हम लोग के साथ जुड़ सकते हो। चूंकि हम लोग ने टारगेट किया है कि हम लोग जल्द से जल्द आईडीटी खत्म करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 18 डेज के अंदर खत्म कर देंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले इसमें आता है सेक्शन नंबर 23। तो सेक्शन नंबर 23 क्या बोलता है, पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो किसको किसको रजिस्ट्रेशन एकदम लेने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहली बात होता है इसमें, बोलता है जो पर्सन एक्सक्लूसिवली मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ यही कर रहा है। क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। क्या सप्लाई कर रहा है, कुछ एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहा है या नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ एग्जेम्प्ट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ या तो नॉन टैक्सेबल कर रहा है, ठीक है। उसके साथ टैक्सेबल अगर कर रहा है तो फिर यहाँ पे कवर नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ वही कवर होंगे जो सिर्फ एग्जेम्प्ट और सिर्फ नॉन टैक्सेबल कर रहे हैं, ओके। तो उनको रजिस्ट्रेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्रीकल्चरिस्ट को रजिस्ट्रेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। चलो बढ़िया है, फार्मर्स के बारे में कुछ सोचा, पर यहाँ एग्रीकल्चरिस्ट कौन हुए, जो ज़मीन से उगाते हैं सामान, उनको बोलते हैं एग्रीकल्चरिस्ट। तो वो यहाँ पे कवर हो जाएंगे। फिर दो लोगों को गवर्नमेंट ने बोला है कि ये दो लोग भी रजिस्ट्रेशन नहीं ले मतलब कंपलसरी नहीं है इनको रजिस्ट्रेशन लेना। दो वॉलेंट्री, ऊपर जितने भी लोग मेंशन किए वो रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, बट ऐसे इन लोग को कोई भी कंपल्शन इन लोग के अंदर नहीं है। तो सेक्शन 23 बोलता है पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो दो कौन से कैटेगरी ऑफ पर्सन है जिसको गवर्नमेंट ने बोला है, तो एक है तुम्हारा जो एक्सक्लूसिवली इंगेज्ड है इन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई विच इज चार्जेबल अंडर RCM। मतलब सप्लायर जो सर्विस दे रहा है या गुड्स दे रहा है, वो जो गुड्स और सर्विस दे रहा है उसके एवज में जो टैक्स है वो रेसिपेंट देता है, सप्लायर नहीं देता, उसको बोलते हैं RCM। तो जो बंदा सिर्फ एक्सक्लूसिवली, यहाँ पे भी वर्ड यूज है, मतलब सिर्फ वो वही सप्लाई कर रहा है गुड्स और सर्विस का जो RCM में टैक्सेबल है और रेसिपेंट उस पर टैक्स देता है, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। अब फटाफट आप यहाँ पे एक स्टार मार्क लगाओ, इसको हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के साथ लिंक करेंगे ताकि इजीली यहाँ पे कवर हो सके, क्रॉस लिंकेज अपने बनाने वाले। तो यहाँ की स्टार मार्क लगा दो इस पॉइंट पे अभी के लिए। अब बात करते हैं जॉब वर्कर। अगर कोई जॉब वर्कर है वो इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है, जनरली इंटर स्टेट सप्लाई करोगे तो तुमको लेना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। नीचे डिटेल डिस्कशन है, अपने चलेंगे वहां पे भी, बट अभी बस इतना समझो कि अगर तुमने इंटर स्टेट सप्लाई किया तो तुमको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। बट अगर तुमने जॉब वर्क और तुमने इंटर स्टेट सप्लाई किया है, ठीक है, तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। दो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन मतलब कि अगर ये दो कंडीशन हुई तो फिर तुमको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर ये दो कंडीशन हुई तो तुमको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर तुम इंटर स्टेट करो और तुम जॉब वर्क करो तो क्या कंडीशन है, अगर तुम्हारा टर्नओवर ही एक्सीड कर दे रहा है थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट 10 और 20 है, क्या है नीचे पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल में। अभी बस इतना समझो कि अगर जॉब वर्क करो और तुम इंटर स्टेट करो तो तुमको नहीं लेना है रजिस्ट्रेशन। पर अगर तुम्हारा थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जा रहा है 10-20 वाला तो तुमको लेना पड़ेगा, ठीक है। और अगर तुम जॉब वर्कर और रिलेटेड टू गोल्ड स्मिथ, सिल्वर स्मिथ और तुम्हारा ज्वेलरी, तो उस केस में तुमको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, कुछ लोग हैं जिनको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले जो एक्सक्लूसिवली इंगेज्ड है इन मेकिंग नॉन टैक्सेबल सप्लाई एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई। फिर हो गया एग्रीकल्चरिस्ट, ठीक है। फिर पर्सन, दो पर्सन है जिसको गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है। कौन दो पर्सन है, एक है तुम्हारा पर्सन मेकिंग आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई विच इज चार्जेबल अंडर RCM, यानी सप्लायर जिसका सप्लाई RCM में आता है और उसके एवज में रेसिपेंट टैक्स देता है, वो टैक्स नहीं देता है, तो उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। इसमें स्टार मार्क है, उसको नीचे एक पॉइंट के साथ को रिलेट करना है अपने को। जॉब वर्कर अगर इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। जनरली इंटर स्टेट पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, कंपलसरी है, टेल डिस्कशन इसका नीचे है। तो जॉब वर्कर अगर इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है तो उसको नहीं लेना है, पर उसको लेना है अगर उसका थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जा रहा है
और या तो फिर वो रिलेटेड टू गोल्ड स्मिथ, सिल्वर स्मिथ, और या तुम्हारा ज्वेलरी है तो उस केस में उसको लेना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है पॉइंट। अब चलते हैं सेक्शन 22। तो सेक्शन 22 बोलता है पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, 23 बोलता है नॉट लायबल, 22 बोलता है लायबल। सर हम लोग उल्टा क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम लोग को सीक्वेंस में पढ़ना है, अपने को सेक्शन के सीक्वेंस में नहीं जाना, अपने को फ्लो के सीक्वेंस में जाना है। तो अब अपने बात करेंगे सेक्शन 22, और वो बोलता है पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अब कौन ऐसे बंदे जिनको रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना है? तो देखो दिस इज स्टेट बेस्ड, ठीक है, हर स्टेट का अलग लिमिट है। तो अपने एक्चुअली मैंने नहीं, महेश गौर सर का है ये शॉर्ट, जो तुम एमटी देख रहे हो उसमें मेमोरी टेक्निक देख रहे हो, तो अपने इसके थ्रू इसको लर्न करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सिंपल है, अगर एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड करता है थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड मतलब एक लिमिट है टर्नओवर की, जो अगर एक्सीड हो गई तो तुमको रजिस्ट्रेशन लेना है। एग्रीगेट टर्नओवर का डिटेल डिस्कशन इस चैप्टर के एकदम एंड में है, तो वहां आपने करेंगे। अभी बस इतना समझो कि टर्नओवर है, सेल को जनरली टर्नओवर बोलते हैं। तो एग्रीगेट टर्नओवर जितना भी है आपका, अगर वो एक्सीड करता है पर्टिकुलर लिमिट, तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। नाउ व्हाट इज दिस पर्टिकुलर लिमिट, लेट्स सी। M2NT, M2NT क्या हो गया तुम्हारा? M2NT हो गया तुम्हारा मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा। यहाँ पे लिमिट क्या है? यहाँ पे लिमिट है 10 लाख की। यानी अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख क्रॉस हो जाता है तो आपको कंपलसरी हो जाएगा रजिस्ट्रेशन लेना। नेक्स्ट है आपका मेघा, अरुण और टीपू सिक्किम गए। मेघा, अरुण और टीपू सिक्किम गए। तो मेघा से मेघालय, अरुण से अरुणाचल प्रदेश, टीपू से टी से तेलंगाना, पी से पुडुचेरी एंड सिक्किम से सिक्किम। तो यहाँ पे जो लिमिट है वो है आपकी 20 लाख। आपने ऊपर पढ़े थे ना 10-20, ये वही लिमिट है 20 लाख। यानी अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख क्रॉस होता है तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है। नेक्स्ट जो स्टेट है वो है आपका हज एंड अदर्स। अब जितने बच गए, ठीक है, हज एंड जितने अदर्स बच गए वो हज क्या हो गया? हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, आसाम। हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, आसाम एंड अदर्स। अब जितने बच गए वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, ये सब यहाँ पे कवर हो जाएंगे अदर्स में। ठीक है, अब इसमें भी दो पार्टीशन है। ठीक है, अब इसमें भी दो पार्टीशन है। तो एक पार्टीशन बोलता है देखो वहां इंटर स्टेट सप्लाई लिखा है जिसको आपको करेक्शन करना, और यहाँ पे आपको लिखना इंट्रा। मैं क्या बात कर रहा हूँ? हज एंड अदर्स में जो सेकंड पार्ट है उसमें इंटर स्टेट सप्लाई लिखा है, उसको कट कर दो और उसको कर दो इंट्रा। वहां पे हो गई है मिस्टेक टाइपिंग की। ठीक है, हो गई है, अकेला बंदा है, कितना करेगा, हो जाती है मिस्टेक, माइंड मत करना, कंटिन्यू करो। तो इंटर स्टेट सप्लाई को आप कर दो इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर दो, सिर्फ गुड्स, नॉट सर्विसेज और नॉट पिता। पिता क्या हो गया? नोटिफाइड गुड्स। पिता क्या हो गया? नोटिफाइड गुड्स। इसके बारे में कॉम्पोजिशन स्कीम में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बस पिता वहां है लिखा हुआ है, आपको जब कॉम्पोजिशन कर लोगे समझ जाओगे क्या है। वैसे वो पान मसाला, टोबैको, एरिएटेड वाटर, आइसक्रीम, ये कवर है वहां पे। तो अगर आप इंट्रा स्टेट, ठीक है, करेक्शन हुआ है वहां पे, इंट्रा होगा। अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हो, वो भी सिर्फ गुड्स का, सर्विस का नहीं, पिता का नहीं। ठीक है, सर्विस का नहीं, पिता का नहीं। और ये नोटिफिकेशन का नंबर है 10/2019। नोटिफिकेशन का क्या नंबर है? 10/2019। वो बोलता है तब आपकी लिमिट हो जाएगी 40 लाख की। तब आपकी लिमिट कितनी हो जाएगी? 40 लाख की। तो ये एक ट्रेडर लोग को बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है। रजिस्ट्रेशन अगर वो नहीं करवाना चाहते तो वो नहीं करवा सकते हैं। 40 लाख से बहुत अच्छी सी लिमिट आ चुकी है इसमें। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात बनती है। ये पूरा यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो अपने क्या बोले थे? और अदर्स। ठीक है, फॉर इसमें एक और पॉइंट रह गया, हज एंड अदर्स स्टेट में अगर आप इंट्रा स्टेट सिर्फ गुड्स का कर रहे हो, पिता नहीं कर रहे हो, सर्विस नहीं कर रहे हो, तो 40 लाख की लिमिट ले लो। ठीक है, और अगर अदर्स मतलब क्या, तो आप सर्विस कर रहे हो और या तो आप पिता वाला कर रहे हो, या तो सिर्फ गुड्स नहीं कर रहे हो, उसके साथ कुछ और भी कर रहे हो, तो उस केस में आपकी लिमिट हो जाएगी 20 लाख की। उस केस में आप में लिमिट हो जाएगी 20 लाख की। सिंपल है, इसको फटाफट कंप्रेस कर लेते हैं। ठीक है, see if your aggregate turnover exceed the threshold, what is threshold? Threshold is the limit of the turnover which if exceeded you need to take the registration. It has been bifurcated on the basis of states. So what we are going to do, we will learn according to state. Okay, first block is M2N. M2N is Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura. Here the limit is 10 lakh rupees. Next block is मेघा, अरुण और टीपू सिक्किम गए। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, सिक्किम। हियर द लिमिट इज 20 lakhs.
So the next and last block is Hajj and other. Hajj is Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Assam and others remaining state, West Bengal, Maharashtra, everything is covered over here. Here we divide it into two parts. The first part being if you supply only goods and not services and not notified goods, in that case your limit will be 40 lakhs under notification 10/2019, and for others it is 20 lakhs, and for on all other scenario it is 20 lakhs. Okay, अब बढ़ते हैं आगे. हु आर रजिस्टर्ड इन अर्लियर लॉ, तो उनको कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन लेना. अगर बिजनेस ट्रांसफर होता है, अमलगमेशन होता है, डीमर्जर होता है, तो ट्रांसफर ही लायबल है, यानी जिसको ट्रांसफर हुआ वो लायबल है रजिस्ट्रेशन के लिए, ट्रांसफरर नहीं. ओके, तो यहाँ पे खत्म होता है अपने दो पार्ट बहुत अच्छे से किए कि किसको नहीं लेना है और किसको लेना है ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर. यहाँ हम लोग इसको 3 पार्ट में डिवाइड किए. बेसिकली हमें पता चला 10 है, 20 है, फिर 40 है सिर्फ गुड्स और पिता और हज एंड अदर्स, एंड बाकी केसेस में वो 20 लैक्स है. ठीक है, क्या एग्रीगेट टर्नओवर. एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है इस चैप्टर के लास्ट में डिस्कशन है बहुत अच्छे से उसका. तो अब बढ़ते हैं सेकंड पेज पे, दैट इज पेज नंबर 35. अब इको का एनालिसिस कर लेते हैं. ठीक है, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर आपने गुड्स या सर्विस दी तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं. इको की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ. जिसने सप्लाई कर रहा है, जो सप्लाई कर रहा है इको के थ्रू, उसको रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं. ओके, तो अगर इफ अ पर्सन इज सप्लाइंग थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर एंड द ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल टू कलेक्ट टीसीएस, इन दैट केस इफ यू आर सप्लाइंग गुड्स, अगर आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हो तो उस केस में आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है. फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपना गुड्स को लिस्ट करवाते हो और वहाँ से अपना गुड्स को सेल करते हो, तो उस केस में जो सप्लायर है जिसने लिस्ट करवाया उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है. सर इको का क्या होगा, नीचे बताऊंगा, रुक जाओ, है अभी बाकी है चैप्टर. अगर आप सप्लाई ऑफ सर्विस करते हो तो अब इसमें 2 क्राइटेरिया है, या तो आप 9(5) वाली सर्विस दे रहे हो और या तो अदर्स है. अब 9(5) वाली सर्विस क्या होती है, 9(5) वाली सर्विस जो है वो आपकी आरसीएम चैप्टर में कवर हो जाएगी. तो यहाँ पे आरसीएम लिख दो और बाद में जब आरसीएम करोगे तो यहाँ पे पेज नंबर भी अकॉर्डिंगली दोनों जगह मेंशन कर देना. तो अभी बस इतना समझो, अगर आप 9(5) वाली सर्विस देते हो तो उस केस में आप एग्जाम्प्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन हो. अगर आप 9(5) वाली सर्विस देते हो तो आप एग्जाम्प्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन हो. डिटेल डिस्कशन 9(5) में करेंगे आरसीएम चैप्टर में. और अदर देन 9(5) की सर्विस है, यानी अदर देन 9(5) की सर्विस है, तो उस केस में आपका अगर एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड करेगा थ्रेशोल्ड तो रजिस्ट्रेशन. अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड करेगा तो रजिस्ट्रेशन. तो बहुत सिंपल है. इको में अपने को क्या पता चला, इको में अपने को सिंपल से ये पता चल गया कि अगर आप गुड्स सर्विस करो तो कंपलसरी, अगर आप सर्विस करो और 9(5) वाली सर्विस है तो एग्जाम्प्ट हो आप, और अगर आप अदर देन 9(5) वाले हो तो अगर आप सप्लायर का एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड करता है थ्रेशोल्ड लिमिट 10-20, तो उस केस में 40 भी तो हो सकता है. अरे 40 कैसे होगा, 40 तो सिर्फ गुड्स वाले के लिए, सर्विस वाले के लिए तो 40 एप्लीकेबल ही नहीं है. तो अगर आपका लिमिट 10-20 क्रॉस होता है तो उस केस में आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, अदरवाइज आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना. अब इंटर स्टेट सप्लाई पे कुछ डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं. ठीक है, इंटर स्टेट सप्लाई अपने चलते हैं. अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स दे रहे हो, ठीक है, और या तो आप जॉब वर्क कर रहे हो, अगर आप जॉब वर्क कर रहे हो और हैंडीक्राफ्ट गुड्स दे रहे हो तो आपको इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, पर आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड कर जाएगा थ्रेशोल्ड लिमिट, बोथ इन केस ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड इन केस ऑफ जॉब वर्क. ठीक है, सर 40 यहाँ पे क्यों नहीं लिया, यहाँ पे तो गुड्स है. अरे भाई इंट्रा था, करेक्शन करवाया था, नहीं किया तो ऊपर जाके कर दो, वो सिर्फ इंट्रा एंड ओनली गुड्स, तभी 40 लाख, वरना नहीं. फिर है टैक्सेबल सर्विस, इसमें नोटिफिकेशन लगता है 10/2017 नोटिफिकेशन. ये क्या बोलता है, इसमें भी एक करेक्शन करना पड़ेगा. अकेला हूँ, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं, वीडियो भी खुद ही बनाना पड़ता है, टाइपिंग भी खुद ही करना है, नोट्स भी खुद ही बनाना है, मैनेज भी चैनल सीरीज खुद ही करना है. 1 मैन आर्मी हूँ तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, तो आप लोग प्लीज कोप अप करो इसके साथ, वहाँ पे करेक्शन कर दो. वहाँ पे लिखा है इंट्रा स्टेट सप्लाई वाले में, टैक्सेबल सप्लाई वाले यानी सेकंड वाले ब्लॉक में लिखा है नोटिफिकेशन 10/2017, इफ एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड लिखा है, वहां पे एस्ट्रिक देके लिख दो डज नॉट एक्सीड. If aggregate turnover does not exceed threshold, in that case you will be exempt from registration. But अगर ये exceed कर देता है threshold 10-20 वाला, then you will be liable for registration.
अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो सर्विस का, ठीक है, तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। पता है ये नया नोटिफिकेशन आया, पहले क्या था इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो तो लेना पड़ जाता था, पर अब नहीं लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अब इसमें बोल दिया अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड नहीं करता तो आपको नहीं लेना, अगर एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड कर जाता है तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। यहाँ करेक्शन कर लो, इफ एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड थ्रेशोल्ड इन दैट केस यू विल बी एग्जाम फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। ओके, अब बाकी ऑल अदर केसेस में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। ऑल अदर केस क्या हो गया? फॉर एग्जांपल गुड, अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई गुड्स का कर रहे हो तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, और आप पे लिमिट भी 20 लाख वाली लगेगी, 40 लाख वाली नहीं, ठीक है। तो इंटर स्टेट सप्लाई अगर गुड्स का किया या कोई भी और अदर देन ये 2 ब्लॉक, तो उसमें आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। तो इंटर स्टेट सप्लाई में अपने क्या सीखे? बहुत सिंपल सीखे, हैंडीक्राफ्ट गुड्स और जॉब वर्क अगर एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड नहीं कर रहा है तो रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो तो, इंटर मतलब दूसरे स्टेट में, आप जिस स्टेट में हो वो स्टेट में नहीं, दूसरे स्टेट में सप्लाई कर रहे हो। टैक्सेबल सर्विस अगर आप इंटर स्टेट दे रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, बट अगर आपका टर्नओवर एक्सीड कर जाता है थ्रेशोल्ड दैट इज 10 या 20 तो उस केस में आपको लेना है। और अदर केस मतलब गुड्स हो गया, कुछ भी हो गया, इंटरस्टेट अगर सप्लाई कर रहे हो तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। बाकी सब केस में इंटरस्टेट में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। अब बात करते हैं सेक्शन 24 जो कि बात करता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का। तो अपने 22 किए, अपने 23 किए, अपने 24 किए। 23 में अपने किया नॉट लाइबल, 22 में किया अपने लाइबल, फिर अपने थोड़ा डिटेल डिस्कशन किए इको में और इंटरस्टेट में। अब अपने आगे 24 में जो कि बात करता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन तो क्या हो गया? पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई। अब इंटर स्टेट सप्लाई के लिए एक पॉइंट ऊपर आ जाओ, और जो भी डिस्कशन है वो यहां पे भी एप्लीकेबल है, ठीक है, तो वो क्रॉस रेफर कर लेना। सीटीपी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। अब ये देखो थर्ड नंबर पॉइंट को आपको ऊपर फर्स्ट पेज पे जो है वहां पे आपको लिंक करना है। इसमें लिखा है पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। सेक्शन 23 में अपने क्या पढ़े? जो आरसीएम में सप्लाई कर रहा है उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, पर जो आरसीएम वाला सर्विस ले रहा है, रेसिपेंट है जो, उसको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया है। क्यों? क्योंकि टैक्स तो वही पे करेगा ना, इसीलिए उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है। मतलब उसको कोई थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। सेक्शन 24 में अपने जो पढ़े इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। जिसका नाम दिया है अगर वो है तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, जिसका नाम दिया अगर वो है तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। तो पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर आरसीएम, यानी जो रेसिपेंट है और वो आरसीएम में सर्विस ले रहा है तो उसको टैक्स तो उसको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर 9595 पे हमने ऑलरेडी डिटेल डिस्कशन कर लिया है। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन अगर नॉन रेसिडेंट मतलब सीटीपी को भी है, एनआरटीपी, ये दोनों को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। फिर अपने क्या बोलते हैं? अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर 51, जनरली गवर्नमेंट ही डिडक्ट करता है टैक्स अंडर सेक्शन 51, तो वही कवर होगा यहाँ पे। फिर अ पर्सन हु सप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन, मतलब एजेंट। यार अगर तुम एजेंसी या एजेंट सर्विस कर रहे हो किसी प्रिंसिपल के एवज में तो उस केस में तुमको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, आईटीसी वाले चैप्टर में कवर होगा। सप्लायर ऑफ ओआईडीआर सर्विस, ओआईडीआर सर्विस जो दे रहा है वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, कौन कौन कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, देखो अभी लर्न हो गया आपको, बताऊं कैसे, देखते जाओ। इंटरस्टेट सप्लाई डिटेल डिस्कशन हो गया, 95 डिटेल डिस्कशन हो गया, आरसीएम में जो सर्विस ले रहा है वो कंपलसरी हो गया, सीटीपी को कंपलसरी हो गया, एनआरटीपी को कंपलसरी हो गया, आईएसडी को कंपलसरी हो गया, एजेंट को कंपलसरी हो गया, गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 51 वाला उसको कंपलसरी हो गया, एंड लास्ट में आपका ओआईडीआर सर्विस उसको कंपलसरी हो गया। लर्न हो गया ना, इजी था ना। नेक्स्ट इसमें क्या लिखा है? सीएम मयंक त्रिवेदी टेलीग्राम @c_video चार्टर्ड एस्पिरेंट, यही है वो चैनल टेलीग्राम वाला जहां आपको जाके फॉलो करना है ताकि आपको इजीली ये सारे वीडियो के लिंक लग सके, और वहां पे आप अपने डाउट भी पोस्ट कर सकते हो। आपको टोटल असिस्टेंस वहीं मिलेगी। यहाँ कमेंट भी कर सकते हो बट वहाँ ज़्यादा फीजेबल रहता है डाउट क्लियर करना, तो आप वहाँ पे जाके डाउट पोस्ट कर सकते हो। इस चैनल का ग्रुप है @c_videos, एस लगा देना लास्ट में, वीडियोस ग्रुप आ जाएगा चार्टर्ड एस्पिरेंट का, वहां पे जाके डाउट पोस्ट कर देना। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे वीडियोस आने वाली है और भी डीटी के अलावा, आईडीटी के अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। अब बचे जनरल पॉइंट्स, फटाफट हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बात है रजिस्ट्रेशन पैन बेस्ड होता है और स्टेट स्पेसिफिक होता है, हर स्टेट का अलग रजिस्ट्रेशन होता है, बट
एक पैन पे होता है। अगर एक मतलब बहुत सारे मल्टीपल बिजनेस है पर एक ही पैन पे आपका सारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। कब अप्लाई करना आपको रजिस्ट्रेशन? जिस दिन आप लायबल हुए उस दिन से 30 दिन के अंदर अप्लाई कर देना रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। अब लायबल हुए मतलब फॉर एग्जांपल मान लो अगर आप पे 20 लाख की लिमिट लगती है और आप वेस्ट बंगाल के हो और आप सिर्फ गुड्स नहीं करते, बहुत सारी चीज़ करते हो, तो आप पे 20 लाख की लिमिट हो गई। जिस दिन आपका 20 लाख का लिमिट क्रॉस हुआ उसी दिन आप लायबल हो गए। वहां से 30 दिन के अंदर आप अप्लाई कर देना रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। और कैजुअल टैक्सेबल जो पर्सन होता है ना, वो 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा। जिस दिन भी वो बिजनेस कमेंस करने वाला है वहां से 5 दिन पहले उसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। एंड उसका रजिस्ट्रेशन जो इनिशियली वैलिड होता है वो 90 डेज के लिए होता है, एक्सटेंड हो सकता है। इनिशियल जो वैलिडिटी होता है रजिस्ट्रेशन का कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए वो 90 डेज होता है। नॉर्मल वाले की बात नहीं कर रहा हूं, उसकी तो लाइफ टाइम लिमिट होती है। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन का डेट इफेक्टिव किस दिन से माना जाएगा? ये क्यों जरूरी है? ये आईटीसी चैप्टर में पता चलेगा। ये क्यों जरूरी है? ये आईटीसी चैप्टर में पता चलेगा। यहां पे लिख दो, क्रॉस रेफर जब रिवीजन में नेक्स्ट टाइम करोगे तो हेल्प मिलेगा। तो ठीक है, अगर आप लायबल टू रजिस्ट्रेशन हुए और आपने 30 दिन के अंदर एप्लीकेशन फाइल कर दी रजिस्ट्रेशन के लिए, आप लायबल टू रजिस्टर हुए और आपने 30 दिन के लिए एप्लीकेशन 30 दिन के अंदर एप्लीकेशन फाइल कर दी रजिस्ट्रेशन के लिए, इन दैट केस योर इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी द डेट ऑन विच यू बिकेम लायबल। समझे? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कभी भी आए फिर कोई मैटर नहीं करता। जिस दिन आपका 20 लाख लिमिट क्रॉस हुआ वहां से 30 दिन के अंदर आपने अप्लाई कर दिया रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आया मान लो 1 महीना बाद भी, ठीक है। इन दैट केस, जो कि जनरली आता नहीं है, आपका 7 डेज के अंदर आ जाता है, तो उस केस में भी आपका डेट माना जाएगा। जिस दिन आप लायबल हुए वो वाला डेट आपका माना जाएगा फॉर इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मान लो 30 दिन के अंदर नहीं किया, 30 दिन के बाद किए, आलसी आदमी नहीं किया, अब क्या होगा? अब जिस दिन तुम्हारा सर्टिफिकेट आएगा उस दिन माना जाएगा कि तुम्हारा इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन उस दिन का होगा, ठीक है। जिस दिन लायबल हुए फिर वो नहीं होगा, क्योंकि तुमने 30 दिन के अंदर अप्लाई नहीं किया। अगर 30 दिन के अंदर अप्लाई कर देते हो तो जिस दिन लायबल हुए वो वाला इफेक्टिव डेट मान लेते हैं। सुओ मोटो कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकता है। अगर प्रॉपर ऑफिसर आफ्टर इंक्वायरी, सर्च, सीजर या सर्वे, प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि जो पर्सन है वो लायबल टू रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, और उसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, तो उस केस में टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन दे देगा। टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन किस फॉर्म में देता है? फॉर्म GST REG 12, फॉर्म GST REG 12 में देता है। और उसका इफेक्टिव डेट क्या होता है? अब इसलिए ना लायबल वाला नतीज यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। जिस दिन तुमको मिला वही तुम्हारा इफेक्टिव डेट हो गया। तो चोरी करोगे ऊपर से इफेक्टिव डेट भी पूछोगे तो कैसे होगा? लायबल टू रजिस्ट्रेशन थे, नहीं लिया, क्या कर लोगे बताओ? नहीं, क्या कर लोगे बताओ? तो सेक्शन 122 लगा देंगे। क्या करेंगे? सेक्शन 122 लगा देंगे। वो क्या बोलता है? या तो 100% ऑफ टैक्स जितना बनता है, जितना भी तुम्हारा टैक्स है उसका 100%, और ₹10,000 विच एवर इज हायर, इतने की पेनल्टी लग जाएगी। सेक्शन 122 ऑफेंस एंड पेनल्टी का चैप्टर है। ऑफेंस एंड पेनल्टी चैप्टर भी आप लोग करेंगे तो किसी और टीचर कराएगा वो, बट वो भी बहुत अच्छे हैं तो उनसे आप करोगे। लेकिन मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, सेक्शन 122 में अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो उस केस में आपको 100% ऑफ टैक्स और ₹10,000 विच एवर इज हायर, इतना का आपको पेनल्टी लग जाएगा। लिमिटेशन फॉर चेंजेस, लिमिटेशन फॉर चेंजेस बहुत सिंपल है। नॉन कोर फील्ड में अमेंडमेंट करने के लिए परमिशन नहीं लेना है प्रॉपर ऑफिसर का। कोर फील्ड में अमेंडमेंट करने के लिए परमिशन लेना है प्रॉपर ऑफिसर का। सिंपल, बस यही लिखा है, पढ़ लो। कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट आया हुआ है, छोटा सा सेक्शन है। क्या बोलता है? क्या कैंसिलेशन हो सकता है रजिस्ट्रेशन का? बिल्कुल हो सकता है। आपको शो कॉज नोटिस मिलेगा और OOBH पहले मिलता था, अब अमेंडमेंट हो गया, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं मिलेगा, डायरेक्ट सस्पेंड कर दिए जाओगे। ओके, तो अगर कैंसिलेशन और सस्पेंशन बाय प्रॉपर ऑफिसर, तो उस केस में आपको शो कॉज नोटिस इशू होगा, एक्सेप्ट इन केस ऑफ डेथ। ऑब्वियसली अगर डेथ हो गया तो शो कॉज नोटिस तो तुमको नहीं दे सकते ना, तो उस समय नहीं मिलेगा। शो कॉज नोटिस होगा। पहले यहां था प्रोवाइडिंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, अब इसको काट दिया गया, अमेंडमेंट हो गया, अब आपको OOBH नहीं मिलेगा। कैंसिलेशन क्यों करते हैं? क्या रीजन है भाई, क्यों काट रहे हो? क्या प्रॉब्लम हो गई मेरे से? सबसे पहले बात, तुमने बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया। दूसरा, या तो तुमने बिजनेस पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दिया, या तो डेथ हो गई, या तो अमलगमेशन हो गया, या तो डीमर्जर हो गया, या तो डिस्पोज कर दिया बिजनेस को, या तो चेंज हो गया इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस। अगर ये 7 कारण है तो इसकी वजह से कैंसिल हो जाता है रजिस्ट्रेशन।
इसमें एक देखने वाली बात यह है कि मान लो कि अगर आपका कैंसिल हुआ रजिस्ट्रेशन और आपने अपील फाइल कर दी कि क्यों भाई मेरा कैंसिल किया, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में आपका कैंसिल नहीं माना जाएगा, उस केस में आपका सस्पेंड माना जाएगा, उस केस में आपका सस्पेंड माना जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं पेज नंबर 37 में। इसमें भी बहुत सारे अमेंडमेंट है, छोटे छोटे हैं, कुछ भी नहीं है, देख लेते हैं। ठीक है, अब कैंसिलेशन इवन फ्रॉम अर्लियर डेट, आपका अर्लियर डेट से भी कैंसिल किया जा सकता है, मतलब कि आप समझ लो रेट्रोस्पेक्टिव भी कैंसिलेशन हो सकता है। ठीक है, कब हो सकता है, आपने कॉन्ट्रावेन कर दिया जीएसटी लॉ का कोई प्रोविजन, कोई जीएसटी लॉ का प्रोविजन था जिसको आपने कॉन्ट्रावेन कर दिया, कोई जीएसटी लॉ का प्रोविजन था जिसको आपने कॉन्ट्रावेन कर दिया, तो वो खो जाएगा। आप कॉम्पोजिशन डीलर हो, कॉम्पोजिशन 10(1), 10(2) है, कॉम्पोजिशन स्कीम जब करोगे तो समझ जाओगे। तो अगर आप कॉम्पोजिशन डीलर हो और आपने रिटर्न फाइल नहीं किया 3 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड, अब 3 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड तक रिटर्न नहीं फाइल किया तो कैंसिल कर देंगे रजिस्ट्रेशन। अदर देन कॉम्पोजिशन हो और आपने 6 महीना तक कॉन्जिक्यूटिवली रिटर्न फाइल नहीं किया तो कैंसिल कर देंगे रजिस्ट्रेशन। आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया और 6 महीने के अंदर बिजनेस ही नहीं कमेंस किया, आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, आपने 6 महीना के अंदर बिजनेस भी कमेंस नहीं किया तो आपका काट देंगे रजिस्ट्रेशन। और अगर हमको पता चला एफएमएस के थ्रू अगर आपने रजिस्ट्रेशन लिया तो काट देंगे, एफएमएस फ्रॉड, विलफुल मिस्टेटमेंट, सेपरेशन ऑफ फैक्ट, एफएमएस के थ्रू अगर रजिस्ट्रेशन लिया तो काट देंगे। अब 6, 7, 8 अमेंडमेंट हुई है। ठीक है, अमेंडेड पॉइंट है, एग्जाम में आ सकता है तो इसको अच्छे से ध्यान में रखना है, तो किसी बड़े सम में चिपक के और या तो एमसीक्यू, इसका ज्यादा चांसेस है किसी बड़े सम में चिपक के आने का। तो क्या है देख लेते हैं। अगर आपने आईटीसी अवेल की इन वायलेशन टू सेक्शन 16, पता है आईटीसी से रिलेटेड बहुत सारे अमेंडमेंट आए, रूल 86B में आया, यहाँ आया, क्यों आया आप भी जानते हो, क्योंकि रिसेंटली आपने बहुत सारे न्यूज सुने होंगे फेक आईटीसी के रिलेटेड, इसीलिए यहाँ पे ये सब स्ट्रिंजेंट हो चुका है, अब लॉ काफी ज्यादा स्ट्रिंजेंट हो चुका है। इनफैक्ट जब आप रिटर्न फाइल करते हो तब तो और भी ज्यादा डिफिकल्टी आ चुकी है ये आईटीसी को लेके। खैर छोड़ो, वो बात की बात है, अभी यहाँ फोकस करते हैं। अगर आप अवेल करते हो आईटीसी इन वायलेशन टू सेक्शन 16 ऑफ आईटीसी, जब आईटीसी चैप्टर करेंगे तो आप समझ जाओगे, तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट अमेंडमेंट डन। सेकंड अमेंडमेंट बोलता है 8 नंबर अमेंडमेंट पहले देखते हैं। 8 नंबर अमेंडमेंट बोलता है कि अगर आप रूल 86B को वायलेट करते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। 86B रूल क्या है, पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। इसकी वजह से 86B की वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एक नया क्वेश्चन ईयर ले लो, क्योंकि सम्स में काफी कुछ चेंज हो चुका है। खैर अभी आप बस इतना समझो कि रूल 86B को अगर वायलेट करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। पॉइंट नंबर 7 बोलता है जितना आपका आउटवर्ड सप्लाई था उतना अपने आउटवर्ड सप्लाई नहीं दिखाया रिटर्न में तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। मतलब माल ज्यादा बेचे हो और रिटर्न में कम दिखाए हो, कम टैक्स दे रहे हो, तो उस केस में तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है अर्लियर डेट से। तो ये 6, 7, 8 जो पॉइंट अमेंडमेंट वाले हैं या ऊपर से लेके 1 से लेके 8 तक, ये अर्लियर डेट यानी रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन की बात करते हैं। और प्रेजेंट में जो कैंसिल हो सकता है उसमें तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव अगर कैंसिल कर सकते हैं तो प्रेजेंट वाला भी इसमें कैंसिल कर सकते हैं। फ्यूचर वाला कैंसिल कर सकते हैं क्या? अरे यार अजीब बात करते हैं, फ्यूचर का रजिस्ट्रेशन कैसे कैंसिल हो सकता है? या तो रेट्रोस्पेक्टिव या तो प्रेजेंट, ये दोनों को कवर करता है 1 से 8। ओके, तो अमेंडमेंट के 3 पॉइंट, आईटीसी को अगर रॉन्गली अवेल की हो अंडर सेक्शन 16 तो कैंसिल हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। ओओबीएच नहीं मिलेगा, अमेंडमेंट आई थी ऊपर, याद है। अगर फर्निश करते हो तुम, मतलब अगर तुमने आउटवर्ड सप्लाई ज्यादा किया है रियल और रिटर्न में कम दिखाया तो उस केस में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। या आप रूल 86B को वायलेट करते हो तो उस केस में आपका उस केस में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बोलता है रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन नॉट अफेक्ट द लायबिलिटी। इसका मतलब समझते हो? अरे यार सिंपल है, अगर तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो जितने भी टैक्स ड्यू है कैंसिल होने के बाद, कैंसिल होने के पहले, वो सारे के सारे के लिए तुम लायबल होगे। तुम ये नहीं बोल सकते हो कि मेरा तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो मैं क्यों टैक्स दूं, नहीं, ये पॉइंट तुम नहीं बोल सकते हो। ठीक है, इसका सिंपल से मतलब होता है अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ तो पुराने ड्यूज, नए ड्यूज या प्रेजेंट ड्यूज या फ्यूचर ड्यूज या पास्ट ड्यूज, हर टैक्स ड्यू के लिए, हर इंटरेस्ट पेनल्टी फाइन के लिए तुम ही लायबल रहोगे और तुमको उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तुम ये रीजन नहीं दे सकते हो कि मेरा तो रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो गया, मैं पेमेंट क्यों करूं। यहाँ क्रिकेट मैच नहीं चल रहा है, जो आउट हो गए हो तो बैट लेके चले जाओगे। ठीक है, अब स्पेसिफिकली अमेंडमेंट सिर्फ देख लेते हैं। ठीक है, अब वॉलेंट्री, अब
अब से आप वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन अगर ले रहे हो तो आप कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन में कैंसिलेशन अलाउड हो चुका है। आधार ऑथेंटिकेशन क्या है मैं बता रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। अभी बस इतना समझो किसको नहीं ज़रूरत है, कौन कौन आधार ऑथेंटिकेशन नहीं लेगा, ऑथेंटिकेशन नहीं लेगा। नॉट एन इंडियन सिटीजन, यानी जो बंदा इंडियन सिटीजन नहीं है वो, उसको आधार ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका आधार होगा ही नहीं। डिपार्टमेंट ऑफ सीजी एंड एसजी, उसको जरूरत नहीं आधार ऑथेंटिकेशन का। लोकल अथॉरिटी को जरूरत नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी को जरूरत नहीं है, पीएसयू को जरूरत नहीं है। नॉट एन इंडियन सिटीजन, डिपार्टमेंट ऑफ सीजी, एलए, स्टैट्यूटरी बॉडी और पीएसयू, इन लोग को जरूरत नहीं है आधार ऑथेंटिकेशन का। रजिस्ट्रेशन का बात नहीं कर रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। यहाँ सिर्फ ऑथेंटिकेशन यानी आधार के थ्रू वेरीफाई करते हैं ताकि फिजिकली वेरीफाई ना करना पड़े। कभी बैंक अकाउंट खुलवाया ना आधार के थ्रू, केवाईसी अब ऑनलाइन होने लगी है डायरेक्ट, तो उसी का बात कर रहा है ये। उसके से रजिस्ट्रेशन भी अब जीएसटी का ऑनलाइन होने लगा आधार के थ्रू। तो इसमें बोलता है इन लोग को आधार ऑथेंटिकेशन का जरूरत नहीं है। जो इंडियन सिटीजन नहीं है उसको डिपार्टमेंट ऑफ सीजी, एसजी, एलए, स्टैट्यूटरी बॉडी एंड पीएसयू, इन लोग को जरूरत नहीं है। अब इंक्रीज कर दिया टाइम लिमिट। अब चूंकि डिपार्टमेंट तो स्लो है तो टाइम लिमिट इंक्रीज हो गया। अब क्या बोलता है, जिस पर्सन ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है और वो अप्लाई जिसने किया है वो एप्लीकेशन इन ऑर्डर है, मतलब परफेक्ट एप्लीकेशन है, कोई भी एरर नहीं है, और उसमें आधार ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं है, और उसमें आधार ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं है, या आधार ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत है और आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली कंडक्ट हो गया, ठीक है। एप्लीकेशन इज इन ऑर्डर, या तो उसमें आधार ऑथेंटिकेशन चाहिए ही नहीं, या तो चाहिए और सक्सेसफुली कंक्लूड हो गया सक्सेसफुली। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में टाइम लिमिट हो जाएगी, पहले 3 दिन थी, अब इसकी टाइम लिमिट को बढ़ा के 7 डेज कर दिया है। पहले 3 दिन थी, अब इसको टाइम लिमिट बढ़ा के 7 डेज कर दिया है। 7 दिन का टाइम मिलेगा रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने के लिए डिपार्टमेंट को, यानी डिपार्टमेंट 7 दिन आराम से स्लोली काम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा हुआ कि एप्लीकेशन ऑर्डर में ही नहीं है, यानी एप्लीकेशन में कोई एरर है, और या तो आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो गया है, या प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि ऑनलाइन आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू इसका नहीं हो सकता है, इसका तो फिजिकली जाके चेक करेंगे, इसका तो ऑफिस हम फिजिकली जाके चेक करेंगे। तो उस केस में जो टाइम लिमिट है वो एक्सटेंड हो गई 21 दिन से 30 दिन। सर हम लोग को क्या करना है, सिंपल से बताइए, सिंपल बताता हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन ऑर्डर में आधार ऑथेंटिकेशन या तो नहीं करना है या तो सक्सेसफुली हो गया 7 दिन, ठीक है, 7 दिन लर्न कर लो, 7 वर्किंग डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑर्डर में नहीं है, या पीओ को लगता है कि फिजिकली जाके वेरीफाई करना है हमको, आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू नहीं होगा, तो उस केस में जो लिमिट है वो हो गई है तुम्हारी 30 वर्किंग डेज। उस केस में तुम्हारी लिमिट है 30 वर्किंग डेज। 30 वर्किंग डेज के अंदर आपको ग्रांट होगा रजिस्ट्रेशन, क्योंकि फिजिकली वेरीफाई करना पड़ेगा ना, कि तो टाइम लगेगा ज़्यादा। अब बात करते हैं एक और अमेंडमेंट की। ये बोलता है कि अगर आपका सस्पेंड हुआ है रजिस्ट्रेशन, अगर आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ है तो जितना पीरियड में आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड था ना, उतना पीरियड का आपको रिफंड नहीं मिलेगा। जितना पीरियड का आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड था ना, उतना पीरियड के लिए आपको रिफंड नहीं मिलेगा उस पीरियड का। और इसमें एक और पॉइंट है छोटा सा, अगर सस्पेंशन हुई है, ठीक है, तो प्रॉपर ऑफिसर जब चाहे तब उसको रिवोक कर सकता है। प्रॉपर ऑफिसर जब चाहे तब उसको रिवोक कर सकता है, आपको सस्पेंशन हटा सकता है। टॉपिक नॉट कवर्ड, जिसको आपको मेन बुक से कवर करना है, ठीक है। प्रोसीजर फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये मेन बुक से एक बार देख लेना। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, जैसे बैंक में अकाउंट खुलवाते हो केवाईसी के थ्रू, वैसे ही कुछ है। एंड प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम एंड में रखना, पूरा सिलेबस कवर हो जाए उसके बाद ये वाला पॉइंट देखना। क्या बोला मैंने, पूरा सिलेबस कवर हो जाए उसके बाद ही ये वाला पॉइंट देखना, ओके। अब बात करते हैं एग्रीगेट टर्नओवर, लास्ट डिस्कशन ऑफ दिस चैप्टर, इसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा। एग्रीगेट टर्नओवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए भी, ठीक है। अब एग्रीगेट टर्नओवर क्या इंक्लूड करता है, क्या एक्सक्लूड करता है, तो इंक्लूड करता है ये सारे एग्जेम्प्ट सप्लाई, सॉरी इंक्लूड करता है सारे टैक्सेबल सप्लाई, सारे नॉन टैक्सेबल सप्लाई, सारे एग्जेम्प्ट सप्लाई, सारे नील रेटेड सप्लाई, सारे एक्सपोर्ट सप्लाई, और जितना भी आपने इंटर स्टेट सप्लाई किया है अपने दूसरे कंसर्न को जो कि दूसरे स्टेट में है, तो उसको, ये कौन से चैप्टर में पता चलेगा, चैप्टर नंबर 2 में ये अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जब चैप्टर नंबर 2 करोगे तो आपको इसकी डेफिनेशन पता चल जाएगी। किसकी डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन की, एग्रीगेट टर्नओवर की नहीं, ठीक है। और एग्रीगेट टर्नओवर सेक्शन 2(6) क्या बोलता है, एग्रीगेट टर्नओवर शैल इंक्लूड all taxable supply, all exempt supply, all non-taxable supply, all nil rated, all export interstate supply between distinct person, ठीक है। क्या नहीं लेना है,
जीएसटी से रिलेटेड सारे टैक्सेस नहीं लेना है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सेस वगैरह कुछ भी नहीं लेना है, जीएसटी से रिलेटेड कुछ भी नहीं लेना है, जीएसटी का कोई भी टैक्स नहीं लेना है। आरसीएम में रेसिपेंट ने जो टैक्स पे किया ना वो वाला टर्नओवर में मत लेना, वो तुम्हारा टर्नओवर थोड़ी है, वो तो सामने वाले का टैक्स तुम दे रहे हो, ठीक है। आरसीएम का एक कॉन्सेप्ट है कि रेसिपेंट टैक्स देता है, लेकिन वो सप्लाई तो सप्लायर का ही होता है। तो आरसीएम में जो इनवर्ड हुआ है और जिसमें तुमने टैक्स दिया वो वाला यहाँ मत ले लेना गलती से। एंड कोई भी इनवर्ड सप्लाई जितना भी गुड्स या सर्विस का लिए हो तो वो भी मत लेना, वो तो इनवर्ड है। एग्रीगेट टर्नओवर सिर्फ आउटवर्ड वाले पे फोकस करता है, तो जितना भी आपका आउटवर्ड टैक्सेबल है, नॉन टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट है, एक्सपोर्ट है, नील रेटेड है, इंटर स्टेट है, बिटवीन डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, वो सारे ले लेना। प्लस तुम इसमें जीएसटी से रिलेटेड जितना भी टैक्सेस है वो मत लेना, इनवर्ड आरसीएम मत लेना। एंड देन तुम्हारा कोई भी इनवर्ड सर्विस या गुड्स लिए हो या कोई गुड्स जैसे परचेज किया, कोई सर्विस लिए हो तो वो मत ले लेना, वो तुम्हारा थोड़ी टर्नओवर है। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने क्या बोला, वैल्यू ऑफ टैक्स पेबल ऑन आरसीएम, यानी इनवर्ड वाला आरसीएम नहीं लेना है, आउटवर्ड वाला आरसीएम लेना है। कि हाँ सप्लायर हो गया ना तो तुम आउटवर्ड वाला आरसीएम मतलब कोई ऐसा सर्विस दे रहे हो जो आरसीएम में टैक्सेबल है, रेसिपेंट उस पर टैक्स पे कर रहा है, तो हमको अपने टर्नओवर में उसको लेना है। जी हाँ बिल्कुल लेना है। तो एकदम क्लियर हो गया, जितना भी आपका सेल है वो सब कुछ सब आपको लेना है एक्सेप्ट जीएसटी या इनवर्ड में आरसीएम या इनवर्ड्स कोई भी गुड्स एंड सर्विस लियो वो, यानी इनवर्ड्स को टोटली इग्नोर करना है आपको। इसमें दो प्रॉब्लम आती है और ये मैं पूरा आईसीआई के हिसाब से बता रहा हूँ, तो लाइफ में कभी भी इसमें कंफ्यूजन मत करना और ये डाउट दोबारा आप कभी भी रेज मत करना ये वीडियो देखने के बाद। प्रिंसिपल एजेंट, जॉब वर्कर, ठीक है, किसकी टर्नओवर में क्या लेना है। अब पहले बात करते हैं प्रिंसिपल एजेंट। प्रिंसिपल एजेंट में दो कंडीशन होती है, ठीक है, या तो एजेंट अपने नाम पे बिल देता है या तो एजेंट प्रिंसिपल के नाम पे बिल इशू करता है जब वो सेल करता है, ठीक है। तो अगर एजेंट प्रिंसिपल के नाम पे बिल इशू कर रहा है, ठीक है, एजेंट ने सेल किया है और प्रिंसिपल के नाम पे बिल इशू कर रहा है, इनवॉइस इशू कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा। अच्छा, एजेंट को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, हाँ 24 में अपने पढ़े ना, एजेंट को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। तो अब अपने को क्या पता चला कि अगर इनवॉइस इशू कर रहा है एजेंट प्रिंसिपल के नाम पे, तो उस केस में एजेंट ने जितने भी गुड्स बेचे हैं, ठीक है, प्रिंसिपल के नाम पे इनवॉइस इशू करके, वो सारे गुड्स के जो टर्नओवर है वो सब का सब प्रिंसिपल के एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा, एजेंट के एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आएगा। वो प्रिंसिपल के एग्रीगेट टर्नओवर पे आएगा, एजेंट के एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आएगा, ठीक है। अब प्रिंसिपल ने जब एजेंट को गुड भेजा, प्रिंसिपल एजेंट को गुड्स देगा तभी तो एजेंट गुड्स बेच पाएगा ना आगे। तो जब प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स दिया वो भी सप्लाई नहीं माना जाएगा, वो सप्लाई नहीं माना जाएगा, ना इसके टर्नओवर में आएगा, ना इधर आएगा, ना कहीं नहीं आएगा, क्योंकि वो सप्लाई नहीं है। बट एजेंट कुछ कमीशन लेगा ना, फ्री में तो वो प्रिंसिपल का माल बेचेगा नहीं, वो कुछ कमीशन लेगा, तो जो कमीशन वो लेगा वो कमीशन वाला जो टर्नओवर है वो एजेंट के टर्नओवर में कैलकुलेट होगा। ये तो सिंपल है, तो लॉजिकल है, इसमें तो कुछ भी समझाने वाला है नहीं, सिंपल सी बात है। अगर एजेंट प्रिंसिपल के नाम पे बिल देता है तो जो भी सेल एजेंट प्रिंसिपल के नाम पे बिल इशू करके करेगा वो प्रिंसिपल के टर्नओवर में ऐड होगा, एजेंट के नहीं होगा। प्रिंसिपल जब माल भिजवाएगा एजेंट को बेचने के लिए तो वो सप्लाई नहीं होगा, तो कहीं किसी के टर्नओवर में नहीं आएगा। और एजेंट जो चार्जेस लेगा, कमीशन लेगा, वो एजेंट के टर्नओवर में आएगा, क्योंकि ये लॉजिकल है, ऑब्वियसली वो तो उसी का ही है ना। अब मान लो अगर इनवॉइस जो है वो एजेंट अपने नाम पे इशू करता है, प्रिंसिपल के नाम पे नहीं, इनवॉइस जो है वो एजेंट अपने नाम पे इशू करता है, तो उस केस में क्या होगा, सीधा अपोजिट। क्या होगा, अगर इनवॉइस अपने नाम पे इशू करके एजेंट माल बेच रहा है प्रिंसिपल का, तो ये एजेंट के टर्नओवर में जुड़ेगा, प्रिंसिपल के टर्नओवर में नहीं जुड़ेगा, ठीक है। पर प्रिंसिपल जब एजेंट को माल भेजवाएगा तभी तो वो आगे बेच पाएगा ना एजेंट। तो जब प्रिंसिपल एजेंट को माल भेजवाएगा यहां पे ये सप्लाई माना जाएगा और ये प्रिंसिपल के टर्नओवर में कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है, सिंपल हो गया। जॉब वर्कर, प्रिंसिपल और जॉब वर्कर में क्या होता है, प्रिंसिपल जो होता है जॉब वर्कर को माल भेजता है, जॉब वर्कर उसमें कुछ काम करता है और फिर वो माल वापस भिजवा देता है, और या तो डायरेक्ट सेल कर देता है, जो भी है वो जॉब वर्कर वाले प्रोविजन में अपने समझ लेंगे। तो जॉब वर्कर जो भी माल बेचता है जनरली प्रिंसिपल के कहने पे, तो वो सिर्फ प्रिंसिपल के टर्नओवर में ही ऐड होगा, जॉब वर्कर के टर्नओवर में नहीं ऐड होगा। और जब प्रिंसिपल जॉब वर्कर को माल भेजेगा ये सप्लाई नहीं होगा और ये किसी के टर्नओवर में नहीं आएगा। और एक बात याद रखना,
जॉब वर्क जो भी अपना चार्जेस लेता है वो तो जॉब वर्क के टर्नओवर में जुड़ जाएगा। सर ये प्रोविजन सुना सुना सा लग रहा है। जी हाँ, एजेंट प्रिंसिपल में जो फर्स्ट पॉइंट था ना कि इनवॉइस इशूड बाय एजेंट इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल, सेम वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी एकदम डिट्टो सेम। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ एग्रीगेट टर्नओवर कहाँ कहाँ आता है जीएसटी में। सबसे पहले आपका तो रजिस्ट्रेशन चैप्टर में आता है, कॉम्पोजिशन स्कीम में आता है, एंड देन आपका ये आता है जीएसटी ऑडिट में। जीएसटी ऑडिट में तो ये 3 जगह इसका रेफरेंस होता है। तो एग्रीगेट टर्नओवर आज के बाद कभी भी डाउट रेज मत करना, ये एज पर आईसीआई है, कोई कुछ भी बोले मत मानना, आईसीआई यही बोलता है, तो एग्जाम में तुमको यही करके आना है अगर मार्क्स चाहिए तो। अब आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, गिने चुने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इसको पहले आप सॉल्व करो। नहीं, इसको पहले आप सॉल्व मत करो, सबसे पहले आप क्या करो, वीडियो एक और बार देखो अगर जरूरत है तो, और नहीं है तो सीधा समरी बुक उठाओ, ये वाले चैप्टर को कंप्लीट करो। समरी बुक से जहां जहां करेक्शन करवाए वहां कर देना, 2 करेक्शन है देख लेना, उसको अच्छे से कर लेना करेक्शन, और जहां जहां लिंक लगाने बोला वहां वहां स्टार मार्क देके लिंक लगा लेना, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद समरी बुक पढ़ लिया, उसके बाद इसमें जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसको अच्छे से सॉल्व करो। इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन उठाओ उसको सॉल्व करो, और उसके बाद @C_videos ये चार्टर्ड एस्पिरेंट चैनल का ग्रुप है, चैनल तो आपको ज्वाइन ही करना है, ये ग्रुप भी आपको ज्वाइन करना है, और यहाँ आके आपको पोस्ट करना है वेदर यू हैव अकम्प्लिश्ड द टारगेट और नॉट। काइंडली बी अकाउंटेबल फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर मी, नॉट फॉर योर मदर, नॉट फॉर योर फादर, बट फॉर योर सेल्फ। ओके, एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक करो, कमेंट करो यार, अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो कमेंट करो और लाइक की पूरी बारिश कर दो, और वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको रजिस्ट्रेशन में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। टिल देन इट्स माय साइनिंग ऑफ, टेक केयर एंड अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखो, बाय बाय।